हेलो। हाँ, तो आज हम एक न्यू वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, बल्कि एक न्यू कोर्स बोल सकते हैं। इसके अंदर हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। अपनी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है हमारा EMRS, उसके अंदर PGT बायो और जो TGT वाले बच्चे हैं उनके अंदर जो साइंस है उसके अंदर जो बायो सेक्शन होगा या बायोलॉजी सेक्शन होगा उसके लिए है। मतलब हेल्पफुल होगी वीडियो। इसके अलावा जो भी LT ग्रेड आ रहा है उसके लिए, और ऑफ कोर्स DSSB के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए तो मतलब इम्पोर्टेंट है उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अपनी जो अपकमिंग DSSB एग्ज़ाम आएगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा ना बोल के सीधा स्टार्ट करते हैं और कंटेंट के बेसिस पे फिर देखते हैं आगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बायोलॉजी और सेल टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि सेल क्या है। ये बात सबको पता है, सेल क्या है हमारी बॉडी की बेसिक, फंक्शनल और फंडामेंटल। पाँचवीं चैप्टर नंबर 5 था 9th क्लास के अंदर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है हमारी, ये बात हमें पता है, ये लिखने वाली बात भी नहीं है। हम इसके अंदर जो पढ़ेंगे ये थोड़ा सा इस तरह का पढ़ेंगे, मैं भी बता देता हूँ। फर्स्ट वीडियो है इसलिए थोड़ी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो से, जैसे और भी वीडियो है इस चैनल के ऊपर आपने देखी होगी, जो मैंने एकेडमिक्स के उसमें बना रखी है मैथ्स वगैरह की, सीधा स्टार्ट होते ही शुरू के 10 सेकंड से पढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं हम, बल्कि 2-3 सेकंड बाद से। ये फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा बताना है मुझे इसलिए इसमें थोड़ी बात कर रहा हूँ मैं। ये जो इसमें कंटेंट लेवल रहेगा हमारा 12th और BSc, इनके इन बिटवीन हमारे कंटेंट का लेवल रहेगा, जो PGT और TGT दोनों के अंदर हेल्प करता है। और DSSB में जो मेरा खुद का एग्ज़ाम था उसमें भी मुझे हेल्प मिली है यहाँ से, तो इसलिए हम इसी लेवल का भी पढ़ रहे हैं। आगे फिर PGT का अलग से भी करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेल क्या है? बेसिक, फंक्शनल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर इसकी डिस्कवरी की बात आती है, हम बोल देते हैं सीधा रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी। लेकिन रॉबर्ट हुक ना बोल के हमें सेल के अंदर ये देखना होता है, सेल डेड सेल थी हमारी या लिविंग सेल थी। दोनों की डिस्कवरी अलग लोगों ने करी है। अगर बात करें हम डेड सेल की, जो डेड सेल थी उसकी डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। जो डिस्कवरी करी थी, एक प्लांट होता है ओक ट्री। ओक ट्री की जो छाल होती है, बार्क होती है, जिसे हम कॉर्क सेल भी बोलते हैं, उसके अंदर इसकी खोज हुई थी या डिस्कवरी हुई थी। ये जो कॉर्क सेल होती है डेड टिश्यू होते हैं, तो इसे डेड बोलते हैं, या एक दूसरा नाम डेड का क्या होता है? सबराइज्ड सेल ये होती है, ये इसे भी बोलते हैं कॉर्क सेल को। जो ओक ट्री है, अगर हम इसका साइंटिफिक नाम देखें तो क्या होता है? क्वेरकस सुबर। अब हम एक तरह से देखें तो 9th लेवल का है ये सेल चैप्टर, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें हम इसकी अलग पढ़ेंगे जो 12th से BSc लेवल के बीच में चलेंगी। जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको अभी दिखाना चाहूँ, ये 9th में हमने पढ़ रखा है, कॉर्क सेल 9th में पढ़ रखा है, सुबराइज्ड हमने मान लो 11th में पढ़ रखा है, क्वेरकस सुबर 11th में मान सकते हैं। 11th में जो टॉपिक है सेल, इसकी बुक वगैरह, हम थोड़ा बहुत ही टॉपिक क्या है 11th से BSc की तरफ मूव हो रहा है। हम बिल्कुल डिटेल BSc भी नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम में लगभग काम की नहीं होती, इन बिटवीन पढ़ते हैं। तो अभी जो यहाँ पे हमने बात करी, पेन चेंज कर देते हैं, क्वार्कस सुबर ये इसका नेम है, और इसे क्या बोलते हैं? कॉमन बोटल कॉर्क भी बोला जाता है। जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, उस बुक का क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया, जिसके अंदर भी सेल का या डेड सेल के बारे में जिक्र किया गया था। अब जो अगला टॉपिक आता है वो हमारा क्या आता है? लिविंग सेल। जैसे डेड सेल में तो हमने क्या पढ़ लिया? रॉबर्ट हुक। अब जो लिविंग सेल होती है उसके अंदर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये इनका नाम है। A.V. ल्यूवेनहॉक मतलब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जो अपनी डिस्कवरी करी थी, जैसे इसने कॉर्क सेल भी करी थी ओक ट्री के अंदर, यहाँ पे इन्होंने बैसिलस बैक्टीरिया के ऊपर अपनी डिस्कवरी करी थी। और बैसिलस बैक्टीरिया के ऊपर जब डिस्कवरी करी लिविंग सेल की, तो इन्होंने भी अपनी एक बुक प्रकाशित करी, पब्लिश करी। बुक का नाम क्या था?
द सीक्रेट ऑफ नेचुरे। ये नेचर या नेचुरे, ये नेचर को नेचुरे बोलते हैं इनकी भाषा में। जैसे सब साइंटिस्ट होते हैं, अधिकतर तो लैटिन होते हैं या जर्मन वाले होते हैं। तो ये इन्होंने जो बुक लॉन्च की थी, द सिस्टम ऑफ द नेचर, इम्पोर्टेंट है, इनकी बुक पूछ ली जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो रोड शेप्ड होती है किसकी, बैसिलस बैक्टीरिया की। अभी हम इसी क्लास के अंदर या इसी टॉपिक के अंदर बैक्टीरिया भी पढ़ेंगे बाद में, तो वहाँ हम पढ़ेंगे कि रोड शेप और तुम्हारा स्पाइरल शेप, अलग अलग जो शेप्स होती है उनके बारे में। तो फिलहाल हमने अभी जो सेल का पढ़ लिया, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। और एक बात और अभी शुरुआत ही है तो मैं बता देता हूँ, अगर किसी को वीडियो थोड़ी स्लो लगे तो 1.5x पे करके देखेंगे तो ठीक लगेगी, और अगर किसी को ज़्यादा तेज़ लग रही है तो स्लो करके भी देख सकता है। हाँ, जैसे एक पॉइंट और लिख रखा है, जैसे हमने सेल तो पढ़ लिया, सेल में डेड सेल की डिस्कवरी पढ़ ली है, लिविंग की। कई बार न्यूक्लियस भी आता है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। आगे भी आएगा फैक्ट, अभी है तो हमने अभी पढ़ लिया है। अब हम अगला पढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, हमने अभी स्टार्ट नहीं किया। ये चैप्टर जाएगा हमारा, सेल ही कम से कम 3 से 4 क्लास लेगा। 3 से 4 क्लास में हम सेल को ख़त्म कर देंगे। और जो सेल ये जो यूनिट है सेल की, सेल बायोलॉजी, ये हम लगभग 6 से 8 क्लास के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो सेल है, अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट सेल की, तो सबको इसका नाम पता है। स्मॉलेस्ट सेल में किसका नाम आता है, माइकोप्लाज्मा का। स्मॉलेस्ट सेल होती है, इसे पीपीएल भी बोलते हैं, इसे जोकर भी बोलते हैं, जोकर ऑफ द सेल किंगडम भी बोल देते हैं। तो जो सबसे छोटी सेल है वो क्या है, पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ की फुल फॉर्म भी कई बार आ जाती है, तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। माइकोप्लाज्मा के अंदर एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, ये विदाउट सेल वॉल स्ट्रक्चर है, जो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है। जैसे यहाँ स्मॉलेस्ट आया है तो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट भी आएगा, लार्जेस्ट भी होगा और लॉन्गेस्ट भी होगा। अगर हम लॉन्गेस्ट की बात करें, एनिमल सेल के अंदर लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर या लॉन्गेस्ट सेल क्या होती है, नर्व सेल, लगभग 90 सेंटीमीटर की होती है। इसी तरह अगर प्लांट की बात करी जाए, प्लांट के अंदर सबसे लंबी सेल होती है लॉन्गेस्ट, ये क्या होती है हमारी, रेमी फाइबर, लगभग 55 सेंटीमीटर। जो रेमी फाइबर है ये बुमेरिया प्लांट से ऑब्टेन होता है। और इसकी फैमिली, ये इम्पोर्टेंट है, इसकी फैमिली पूछ ली जाती है, तो यूट्रेशिया फैमिली इसकी होती है। ये जैसे यहाँ स्पेलिंग थोड़ी प्रॉपर नहीं दिख रही तो मैंने दोबारा भी एक बार लिख दी है, तो यूट्रेशिया फैमिली इसकी होती है। जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा लॉन्गेस्ट सेल, तो लार्जेस्ट सेल भी दिमाग में आया ही था, यहाँ हमने लिखा भी था, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट। तो अगर हम लार्जेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट क्या, लॉन्गेस्ट होता है लंबाई के अंदर और लार्जेस्ट होता है उसका डायमीटर, सेल कितनी चौड़ी है या इसका डायमीटर कितना बड़ा है, उस बेसिस पे लार्जेस्ट बोला गया है। और लेंथ के बेसिस पे क्या हो गया है हमारा, लॉन्गेस्ट हो गया है। तो लॉन्गेस्ट तो हमने पढ़ लिया है, एनिमल के अंदर नर्व हो गई और प्लांट के अंदर रेमी फाइबर हो गया। अगर लार्जेस्ट सेल की बात करी जाए एनिमल्स के अंदर, तो ऑस्ट्रिच का एग, उसकी सेल सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, ऑस्ट्रिच एग सेल। फ्लाइटलेस बर्ड होता है और इसका ऑर्डर पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है, रेटेट ऑर्डर इसका होता है। एनिमल की बात हमने कर ली है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में क्या होता है, एसिटाबुलेरिया, ये सेल है हमारी जो सबसे बड़ी है। ये मतलब एसिटाबुलेरिया जो है ये एक अम्बल प्लांट भी बोलते हैं हम इसे। और ये क्या है, एक सबसे बड़ी सेल है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल, ग्रीन एल्गी है और क्या है, मैराइन वाटर के अंदर हमें मिलती है, क्या, एसिटाबुलेरिया। ये जैसे यूनिसेलुलर बताया है, साथ में पढ़ी रहे हम लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी से बोला जाता है। अभी तक अगर हम देखें हमने क्या पढ़ा है, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट, 3 चीज़ पढ़ी है। स्मॉलेस्ट में हमने पीपीएलओ पढ़ लिया है। लार्जेस्ट के अंदर फिर हमने देखा है क्या, एनिमल और प्लांट। एनिमल में हमने क्या देखा है, ऑस्ट्रिच एग, और प्लांट के अंदर में क्या देखा है, एसिटाबुलेरिया।
इसी तरह लॉन्गेस्ट सेल में भी एनिमल और प्लांट, एनिमल में हमने क्या देखा है, लॉन्गेस्ट सेल के अंदर नर्व सेल, और प्लांट के अंदर हमने क्या देखा है, रेमी फाइबर। ये चीज़ें भी हमने सेल के बारे में पढ़ी है कि भाई सेल क्या है, किसने इसकी खोज करी, क्या सबसे लंबी, क्या सबसे छोटी, ये बात हमने पढ़ी है। अब अगर हम स्पेशल सेल के टॉपिक के अंदर ही ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें, भाई हमारी जो खुद की बॉडी है उसके अंदर भी तो सेल है। जो सबसे छोटी सेल है वो इस ह्यूमन बॉडी के अंदर वो क्या है, स्पर्म है। और जो सबसे बड़ी सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो क्या है, एग है। और अगर नर्व लॉन्गेस्ट सेल पूछी जाए तो वो क्या है हमारी बॉडी के अंदर, नर्व है। अब कुछ के दिमाग में आएगा, स्पर्म तो किस में होती है, मेल में। फीमेल में अगर हम पूछे जाए स्मॉलेस्ट सेल तो क्या होगी। इसी तरह ये तो किस में होता है, फीमेल में ओवम। अगर मेल के अंदर लार्जेस्ट सेल पूछी जाए तो क्या होगी, और ये तो मेल फीमेल दोनों में ही होता है, तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। एक डाउट ये आएगा कि फीमेल के अंदर स्मॉलेस्ट सेल क्या है और मेल के अंदर लार्जेस्ट सेल क्या है। तो ये चीज़ हमारी और है, तो मैं इसका बता देता हूँ। जो फीमेल है उसके अंदर स्मॉलेस्ट सेल तो आरबीसी होती है हमारी, जो हम कंसिडर करते हैं। वैसे स्पर्म सेल ही होता है, जो ऑफिशियल आएगा वो आएगा स्पर्म सेल के बारे में। अगर आ जाए कि अगर कोई इस तरह कंडीशन आ जाए, फीमेल है स्पर्म नहीं हम कंसिडर करते, तो हम क्या लिखते हैं, आरबीसी। और अगर लार्जेस्ट मेल के अंदर पूछा जाए ओम नहीं होगा तो फिर हम इसे नर्व ही कंसिडर करते हैं। वैसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, पर फिर भी हमने लिख कर लिया है कि भी सेकंड लार्जेस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट पूछ लिया जाए तो भी हम क्या बोल देते हैं, आरबीसी। अब हमने सेल पढ़ा है, टाइप ऑफ सेल पढ़ लिया है, डिस्कवरी पढ़ लिया है, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सेल पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल के हिसाब से कि भी एक सेल है तो यूनिसेल्युलर, मल्टीपल सेल है तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इसके बेसिस पे हम इनका टाइप देख रहे हैं, तो ये यहाँ से पता लग गया। अगर किसी के अंदर सिंगल सेल है तो वो क्या हो गया, यूनिसेल्युलर। अगर मल्टीपल सेल्स हैं तो हमने उसे क्या बोल दिया है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये दो टाइप हमने पढ़े हैं। अब इसके अंदर भी अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल तो यूनिसेल्युलर है। इसमें भी हमने दो टाइप पढ़े हैं, एक तो मोनेरा और एक पढ़ा है हमने प्रोटिस्टा। अभी पढ़ेंगे ऐसा क्यों है। ऐसी मल्टी सेल्युलर में हम क्या पढ़ते हैं, फंजी या फंगाई या फंगी बोलते हैं अधिकतर लोग, प्लांटी और एनिमिलिया। इनके अंदर मल्टीपल सेल्स होती है। और जो यूनिसेल्युलर है इसके अंदर हम मोनेरा और प्रोटिस्टा को कंसिडर करते हैं। तो देखो जो मोनेरा है यहाँ पे एक जो ये वैसे अभी तो हम सेल के बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं, लेकिन हम अभी साथ के साथ ही देख लेते हैं। जो मोनेरा है ये क्या होता है, हमारा प्रोकैरियोट होता है, और प्रोटिस्टा क्या होता है हमारा, यूकैरियोट। यूकैरियोट है लेकिन हम आगे पढ़ेंगे जो प्रोटिस्टा है प्रॉपर यूकैरियोट नहीं होता, ये इन बिटवीन होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच का। फिलहाल हमने इसे प्रोकैरियोट कंसिडर कर रहे हैं, प्रोटिस्टा को यूकैरियोट, और बाकी सारे भी क्या है हमारे यूकैरियोट्स हैं। होता क्या है यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट तो आपने पढ़ा होगा। अब अगेन ये वापस 9th क्लास का टॉपिक आ गया है। जो सेल होती है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो अगर न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो ऐसे ही सेल्स को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। जहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है वो क्या होता है, हमारा यूकैरियोट्स होता है। लेकिन ये हमने इधर क्यों रख रखा है जब ये सारे यूकैरियोट्स इधर है, क्योंकि प्रोटिस्टा तो है लेकिन साथ में क्या है, मल्टी सेल्युलर है। तो प्रोटिस्टा को हम बोल देते हैं मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। और मोनेरा तो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर भी है। मैंने मल्टी सेल्युलर तो नहीं बोल दिया, यूनिसेल्युलर है प्रोकैरियोट्स। मोनेरा क्या है, इसके अंदर आर्के बैक्टीरिया पढ़ते हैं हम, यू बैक्टीरिया पढ़ते हैं, और अभी और भी पढ़ेंगे, मैं बताता हूँ साथ साथ। तो टाइप्स ऑफ सेल है, अभी हमने पढ़ा नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस। अभी बात करी थी ना यहाँ पे न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के बेसिस पे हम पढ़ते हैं। एक टर्म होता है जिसे बोलते हैं कैरियोलॉजी। यहाँ पे लिखा है कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस, लॉजी मतलब होता है स्टडी, तो हम इसे क्या बोल देते हैं, स्टडी ऑफ
न्यूक्लियस, इसे क्या बोल देते हैं, कैरियोलॉजी। अब जो टाइप ऑफ सेल्स है या ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं या प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक मीजोकैरियोटिक सेल्स होती है या मीजोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं, एक हमारी यूकैरियोट सेल या यूकैरियोट क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म। ये बता चुका मैं तीनों नाम। अब इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है, तो चलो हाइलाइटर ले लेते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके अंदर क्या होती है, अब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर। जो मीजोकैरियोट होते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अभी मैंने बताया था ना प्रोटिस्टा, ये प्रॉपर यूकैरियोट्स नहीं होता है, हमने लिखा यूकैरियोट्स है लेकिन ये क्या है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच का कोई लिंक है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा। इसे यूकैरियोट डाला क्यों है हमने, सिर्फ इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे यूकैरियोट्स मान भी लेते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होता है यहाँ पे डीएनए क्या होता है, नेक्ड होता है। डीएनए नेक्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पेन वाइट ले लेते हैं। डीएनए नेक्ड का मतलब यहाँ पे होता है जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो नहीं होता। जब एक हिस्टोन इस तरह का प्रोटीन होता है, जब ये प्रेजेंट नहीं होगा तो डीएनए कैसे दिखता है, नेक्ड दिखता है। यहाँ पे भी डीएनए क्या होता है, अब्सेंट होता है, और यहाँ पे भी डीएनए क्या होता है, नेक्ड होता है। लेकिन सेम जैसे हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, अगर हम यूकैरियोट्स पढ़ें, इसका कैरेक्टर होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ये दोनों तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डीएनए क्या है, एब्सेंट, और यहाँ पे डीएनए बाउंड विद हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पे हम सीधा कह सकते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। ये वाला चीज़ यहाँ पे क्या है, मैच नहीं हो रही है, ये वाली इससे मैच हो रही है हमारी। तो इसलिए जो मीजोकैरियोट्स होते हैं ये कनेक्टिंग लिंक है एक तरह से प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स का। आया होगा थोड़ा बहुत समझ। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या है, मोनेरा जो किंगडम है ये हमारा प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है। मीजोकैरियोट्स में हम क्या लिखते हैं अपना, प्रोटिस्टा। लेकिन अब अगर हम वैसे आए पेपर में, अगर ऑप्शन में यूकैरियोट्स है तो हम इसे यूकैरियोट मान के ही चलते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा डीप आ जाए या हम ग्रेजुएशन लेवल तक जाएँ तो फिर हम इसे क्या पढ़ते हैं, मीजोकैरियोट्स पढ़ते हैं। कुछ लोगों ने जिन्होंने अच्छे से 12th 11th पढ़ी है या नीट वगैरह की तैयारी करी है तो उन्होंने ये शायद 12th में भी पढ़ लिया होगा। तो यहाँ हमने प्रोटिस्टा पढ़ लिया है। इसी तरह जो यूकैरियोट्स है यहाँ पे फंगी प्लांटी एनिमिलिया जो हमने शुरू में पढ़ रखा है, मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी प्लांटी एनिमिलिया। ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बेस पे, नंबर ऑफ सेल के बेस में। अब इसके बाद आती है हमारी क्या, सेल थ्योरी, इम्पोर्टेंट है। सेल थ्योरी सबसे पहले पूछा जाता है सेल थ्योरी पूछी जाती है कि किसने प्रपोज करी थी सबसे पहले। तो सेल थ्योरी में 2 साइंटिस्ट के नाम आते हैं, लगभग साथ साथ करी थी 38-39 सन के अंदर। एक तो क्या थे, शिल्डन, और एक थे श्वान। यहाँ पे मैंने जर्मन और ब्रिटिश पे क्या लगा रखा है, स्टार लगा रखा है। तो यहाँ पे बात सोचने वाली बात ये है, जर्मन ब्रिटिश है ये, लेकिन अब जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसके अंदर ये अपडेट हो चुका है। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अब ये दोनों साइंटिस्ट है किधर बिलोंग करते, तो न्यू एनसीईआरटी के बेसिस पे ये जर्मन पे ही लिखा है। ब्रिटिश की जगह इसे भी क्या क्या रखा है कि ये साइंटिस्ट भी क्या था, हमारा जर्मन में था। अब जो सिल्डन और श्वान तीनों जो थ्योरी दी थी, सिल्डन ने क्या थ्योरी दी थी कि वर्क इसने अपना एक्सपेरिमेंट या काम किस पे किया था, प्लांट सेल पे। बल्कि जो ये श्वान था इसने प्लांट और एनिमल दोनों के ऊपर काम कर रखा था। और एक साथ थ्योरी दी है लगभग इन्होंने 38-39 के अंदर। इसलिए जो सेल थ्योरी है इसे भी हम 38-39 का ही प्रपोज मानते हैं। तो जो सिल्डन था इसने क्या पता लगाया अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर कि बॉडी ऑफ प्लांट मेड अप ऑफ प्लांट टिश्यू, प्लांट की जो बॉडी है प्लांट के टिश्यू से मिलके क्या है, बनी रहती है। ये तो इसने खोजा या एक्सपेरिमेंट किया। जो श्वान था जिसने थोड़ा लेट दिया लेकिन ज़्यादा डिटेल दी, आउटर बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल इज सेल वॉल, जो सेल की आउटर बाउंड्री है उसे क्या बोला है, सेल वॉल बोला है। और जो आउटर बाउंड्री है एनिमल सेल की उसे क्या बोला है इसने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसने, श्वान ने।
तो सेल थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें, दो साइंटिस्ट थे। अब अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी दोनों जर्मन थे। एक बोटनिस्ट था, एक जूलॉजिस्ट था। एक का नाम शिल्डन था, एक का नाम स्वान था। मैंने ऐसे याद रखा है, स्वान एक जानवर होता है, पक्षी होता है, और जूलॉजी में आएगा वो, सीधी सी बात है। और अधिकतर बच्चों को जूलॉजी ज़्यादा पसंद होती है और बोटनी थोड़ी कम पसंद होती है। तो बोटनी वाले ने तो सिर्फ एक काम किया था, सिर्फ अपने प्लांट का किया था। अब जो जूलॉजी वाले थे, इसने प्लांट का भी किया, एनिमल का भी किया, दोनों के अंदर डिस्कवरी करी थी, ये बताया था। तो जूलॉजी वाले ने क्या बताया था कि जो आउटर मेम्ब्रेन है प्लांट की, उसे हम सेल वॉल बोलते हैं, और जो आउटर मेम्ब्रेन है एनिमल सेल की, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो शिल्डन था, इसने सिंपल सी बात कही थी, जो बॉडी ऑफ प्लांट में है मेड अप ऑफ प्लांट टिश्यू से मिलकर बनी है। तो ये हमारी क्या थी, सेल थ्योरी थी। अब हम सेल थ्योरी के बारे में जो थोड़ा पढ़ते हैं कि बॉडी, जो इसकी स्टेटमेंट वगैरह देखिए, अगर बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी किससे मिली है, सेल से, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से ही मिलके बनी है, सेल का ही प्रोडक्ट है वो एक। और दूसरी स्टेटमेंट इसकी, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमने सबसे शुरुआत में पढ़ा है। ये सबसे जो हमने चैप्टर स्टार्ट ही किस नाम से किया है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया है बेसिक फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये बात आई कहाँ से थी, ये सेल थ्योरी से बात निकल के आई थी। और फिर हमने 9th क्लास में जब अपनी एनसीईआरटी पढ़ी तो ये बात हमने सीधी सीधी पढ़ लिया वहाँ से। तो ये बात सेल थ्योरी से प्रपोज हुई थी हमारी। अब जो सेल थ्योरी है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो यहाँ तो अच्छी बात कर ली हमने। अब सेल थ्योरी के कुछ एक्सेप्शन भी थे, कुछ इसकी कमियाँ थी, कुछ क्रिटिसिज्म थे। जो क्रिटिसिज्म थे सेल थ्योरी के, हम ड्रॉबैक बोल देते हैं, या कई बार इसे क्या बोल देते हैं, लिमिटेशन। जो लिमिटेशंस थे सेल थ्योरी के, वो क्या थे, हाउ न्यू सेल अराइज, कि भाई नई सेल आई कैसे है। तुमने बता दिया जो ऑर्गेनिज्म है सेल से मिलके बना है, प्रोडक्ट ऑफ सेल है, पर ये सेल आ कहाँ से रही है। इसके अलावा जिन्होंने सबका खून पी रखा है वो है वायरस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स। ये ए सेलुलर भी हैं, कई बार नॉन सेलुलर भी है, कई बार ये लिविंग होते हैं, कई बार लिविंग नहीं होते हैं। तो ये तो फिट ही नहीं बैठ रहे थे कहीं भी कि इन्हें माने क्या हम। तो ये तो सेल थ्योरी के बहुत बड़े एक्सेप्शन थे। और क्रिटिसिज्म में ये थी कि ये बात ये अभी तक एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी। जब तक सेल थ्योरी आई हमारी 38-39 तक, तब तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई थी कि सेल थ्योरी के अंदर ये न्यू सेल अराइज हो कहाँ से रही है। तो जो हमने पढ़ा है कि क्रिटिसिज्म ऑफ सेल थ्योरी था क्या, हाउ न्यू सेल अराइज। तो इसका अभी जो क्रिटिसिज्म था, इसके ऊपर फिर एक साइंटिस्ट ने अपना वर्क किया। 1939 की बात चल रही थी यहाँ पे अभी, 1839। अब 1855 के अंदर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या था, रुडोल्फ विर्च्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था, ये पूछा जाता है सीधा सीधा। तो क्या है, रुडोल्फ विर्च्यू। 1855 के अंदर इस आदमी ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। इसने एक स्टेटमेंट दी, ये अगेन एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, बस सीधा सीधा यही लाइन। ये तो इंग्लिश में है, अपनी भाषा में उसने क्या बोला था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब ही था न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसने अपनी बुक भी लिखी थी जिसका नाम क्या था, सेलुलर पैथोलॉजी। अब जो क्रिटिसिज्म ऑफ सेल थ्योरी था, इसे मॉडर्न सेल, जो इसे मतलब एक तरह से क्रिटिसिज्म ऑफ सेल थ्योरी था, जो रुडोल्फ विर्च्यू ने इसे एक तरह से मॉडिफाई किया, तब से इसे क्या बोलने लगे इसकी स्टेटमेंट के बाद कि ये मॉडर्न सेल थ्योरी है। मॉडिफाइड सेल थ्योरी भी बोलते हैं, फिर इसे फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी भी बोला जाता है, जब से रुडोल्फ विर्च्यू ने इस पर काम किया। यह सेल लीनिएज थ्योरी भी बोला जाता है कि जो सेल थ्योरी आई थी अच्छी थी थ्योरी और स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उसके अंदर जो क्रिटिसिज्म था वो इस इंसान ने ठीक कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, तब से इसे मॉडिफाई सेल थ्योरी के नाम से ज़्यादा पॉपुलर हुई है। ये तो इम्पोर्टेंट नाम है इसका। अब हमने सेल के बारे में लगभग बात कर ली है। अब हम क्या बात करते हैं, सेल के अंदर में जो ऑर्गेनिज्म पढ़ा है कि यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट्स है। सबसे पहले यही तो पढ़ा है हमने, मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये सेल था यूनिसेलुलर के अंदर, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, प्रोकैरियोट्स। फिर हम यूकैरियोट, यूनिसेलुलर के अंदर ही यूकैरियोट्स पढ़ेंगे, फिर मल्टीसेलुलर पे जाएंगे।
तो जो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं हम, प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म के अंदर एक काम करता हूँ मैं, वीडियो को ना 30 मिनट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करते हैं ताकि बोरिंग भी ना लगे, क्योंकि मुझे पता है बायोलॉजी है, सीधी सीधी थ्योरी है, लंबी लंबी थ्योरी है, तो बोरिंग हो सकती है। तो अभी लगभग हमारे 25 मिनट हो गए हैं, तो बस 5 मिनट में हम प्रोकैरियोट्स को थोड़ा सा ख़त्म करते हैं और फिर देखते हैं अगर प्रोकैरियोट्स ख़त्म हो जाता है तो फिर यहाँ पे इसे छोड़ देंगे। लंबा है भाई प्रोकैरियोट्स भी। तो एक काम करते हैं, प्रोकैरियोट्स हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने एक टॉपिक एक तरह से कर लिया है। अब न्यू चलेगा हमारा प्रोकैरियोट्स, फिर प्रोकैरियोट्स ख़त्म करेंगे, फिर यूकैरियोट्स पे जाएंगे। तो आज की वीडियो में स्टार्टिंग में इतना ही रखते हैं। हाँ तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही है।